जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने टेंस सीखे। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा कि टेंस 3 प्रकार के हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। स्टूडेंट्स, हमने ये भी सीखा कि हर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। अच्छी बात यह है कि जो 4 भाग प्रेजेंट टेंस के हैं वही 4 भाग पास्ट टेंस के हैं और वही 4 भाग फ्यूचर टेंस के भी हैं। स्टूडेंट्स, पहला भाग है इंडेफिनिट, दूसरा भाग है कंटिन्यूअस, तीसरा भाग है परफेक्ट और चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, इनकी भी पहचान है। जब भी आपको वाक्य में रहा, रही या रहे नज़र आए, आप समझ जाएं कि वो वाक्य कंटिन्यूअस है। अगर आपको वाक्य में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वो जो वाक्य है वो परफेक्ट है। और अगर आपको वाक्य में रहा, रही, रहे के साथ काम इतने समय से हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा ऐसा भाव दिखे तो आप समझ लें कि वो जो वाक्य है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य ता, ती या ते वाले होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में आपको कर्ता ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ, इस प्रकार का भाव मिलता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में आपको गा, गी या गे नज़र आता है। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देखते हैं कि टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस के 4 भाग हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से हमारे पास टोटल कुल 12 टेंस हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। किसी वाक्य में इनकी पहचान को देखना और पहचानना कि वाक्य इनमें से किस टेंस का है, ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। इस क्लास में हम फ्यूचर टेंस के वाक्यों को पहचानना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। स्टूडेंट्स, इनकी पहचान है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में गा, गी या गे अक्षर आपको नज़र आता है। जैसे स्क्रीन पर अभी आपको जो सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, आप देखेंगे कि इन सभी के अंत में आपको या तो गा या फिर गी या फिर गे नज़र आएगा। ये सभी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अभी आपको जो वाक्य नज़र आ रहे हैं ये भी गा या फिर गी या फिर गे से ख़त्म हो रहे हैं। आप देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में नहीं आया है, यानी ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वे वाक्य हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, यानी इनमें आपको नहीं नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अब आपको जो वाक्य नज़र आ रहे हैं वे भी गा, गी या गे से ख़त्म हो रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक हैं, यानी इन सभी वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया है और इसमें भी ये सभी वाक्य क्या से शुरू हो रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस, जो वाक्य आपको नज़र आ रहे हैं वो भी सब क्या से शुरू हुए हैं, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। साथ ही इनका जो अंतिम अक्षर है, इन सभी वाक्यों का अंतिम अक्षर गा, गी या गे है। मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हैं जिनमें नहीं भी आया है। मतलब ये प्रश्नवाचक तो हैं, साथ ही ये नकारात्मक भी हैं। स्टूडेंट्स, अब जो स्क्रीन पर सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये सभी प्रश्नवाचक हैं, यानी ये सभी इंटेरोगेटिव हैं। साथ ही इनमें प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक शब्द आप जानते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसने। ये सभी शब्द जो हैं ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं। इंग्लिश में आप इन्हें क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहे सेंटेंसेस को देखिए। ये सभी गा, गी या गे से ख़त्म हुए हैं, जिसका मतलब है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इन सभी वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के बीच में किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे आदि का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इससे हम समझते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वे सेंटेंसेस हैं जो कि इंटेरोगेटिव तो हैं, यानी प्रश्नवाचक तो हैं, साथ ही ये नकारात्मक भी हैं। स्टूडेंट्स, जो सेंटेंसेस आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं उन्हें देखिए। आप देखेंगे
कि इनका जो अंतिम अक्षर है वो गा, गी या गे है, लेकिन इनमें रहा, रही या रहे भी आया है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि जब वाक्य में रहा, रही या रहे आए तो वो कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए। ये सब भी गा, गी या गे से ख़त्म हो रहे हैं, साथ ही इनमें रहा, रही, रहे भी आता है, जो कि ये बताता है कि ये कंटिन्यूअस हैं। कहने का मतलब है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। आप देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में नहीं आया है, जो कि बताता है कि ये सभी वाक्य नकारात्मक हैं। इंग्लिश में कहें तो ये सभी सेंटेंसेस नेगेटिव हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस अब आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें पढ़िए। आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य हैं, इनका अंतिम अक्षर है गा, गी या गे। इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इनके बीच में रहा, रही या रहे शब्द भी आ रहे हैं, जो कि बताते हैं कि ये कंटिन्यूअस हैं। कहने का मतलब है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य, ये सभी सेंटेंसेस क्या से शुरू हो रहे हैं, यानी ये सभी प्रश्नवाचक मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं और इनमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में भी एक प्रश्न पूछा गया है। ये सब भी क्या से शुरू हो रहे हैं, साथ ही इनमें नहीं भी आया है, जो कि बताता है कि ये सेंटेंसेस न केवल प्रश्नवाचक हैं बल्कि ये नकारात्मक भी हैं। इंग्लिश में कहें तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक टेंस की बात है तो आप देखेंगे कि ये सभी सेंटेंसेस गा, गी या गे से ख़त्म हो रहे हैं, जो कि बताते हैं कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इनमें रहा, रही या रहे भी बीच में आया है, जो कि ये बताता है कि ये सभी कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। कहने का मतलब है कि ये सभी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, जो कि इंटरोगेटिव नेगेटिव हैं। स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पर जो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं इन्हें देखिए। वह गीत कब गा रही होगी। इसी तरह से जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आप देखेंगे कि ये सभी गा, गी या गे से ख़त्म हो रहे हैं, जो कि बताता है कि ये सभी वाक्य फ्यूचर टेंस के हैं। साथ ही इन सभी वाक्यों में आपको रहा, रही या रहे नज़र आ रहा है, जो कि बताता है कि ये कंटिन्यूअस हैं। एक और चीज़ जो आप इन वाक्यों में देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछने के लिए किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि का प्रयोग भी किया गया है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि ये सभी प्रश्नवाचक वाक्य हैं, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब जो स्क्रीन पर आपको सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं इनमें भी आप देखेंगे कि ये सभी सेंटेंसेस गा, गी या गे से ख़त्म हो रहे हैं, जो कि बताता है कि ये सभी फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इन सभी वाक्यों में आपको रहा, रही या रहे भी नज़र आ रहा है, जो कि बताता है कि ये सभी कंटिन्यूअस के वाक्य हैं। स्टूडेंट्स, आप एक और चीज़ देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में भी किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। साथ ही इनमें नहीं का भी प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है कि ये वाक्य न केवल प्रश्नवाचक हैं बल्कि नकारात्मक भी हैं। इंग्लिश में कहें तो ये सेंटेंसेस इंटरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। स्क्रीन पर इस समय जो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं आप देखेंगे कि ये सभी सेंटेंसेस, ये सभी वाक्य गा, गी या गे से ख़त्म हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये सभी वाक्य फ्यूचर टेंस के वाक्य हैं। लेकिन इन सभी वाक्यों में आपको चुका, चुकी या चुके या फिर लिया शब्द भी नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि ये सेंटेंसेस परफेक्ट हैं। कहने का मतलब है कि ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अब जो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं आप देखिए कि ये सभी वाक्य गा, गी या गे से ख़त्म हुए हैं, मतलब ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इन सभी वाक्यों में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द भी आया है, जो कि बताता है कि ये सभी परफेक्ट हैं। कहने का मतलब है कि ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। आप देखेंगे इन सब में नहीं का भी प्रयोग हुआ है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। स्क्रीन पर अब आपको जो वाक्य नज़र आ रहे हैं आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य गा, गी या गे से ख़त्म हुए हैं, जिसका मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं।
साथ ही आप ये भी पाएंगे कि इन सभी वाक्यों में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जो कि बताता है कि ये परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक हैं, मतलब इनमें एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य को क्या से शुरू किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पर जो वाक्य आपको नज़र आ रहे हैं, ये सभी गा, गी या गे से खत्म हो रहे हैं, जो कि बताते हैं कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इन सभी वाक्यों में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि बताता है कि ये परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वे सेंटेंसेस हैं जो कि प्रश्नवाचक हैं, क्योंकि इन सभी में एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य को क्या से शुरू किया गया है। साथ ही इन सभी वाक्यों में आपको नहीं भी नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये वाक्य न केवल प्रश्नवाचक मतलब इंटरोगेटिव हैं, बल्कि ये नकारात्मक यानी नेगेटिव भी है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अब जो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य गा, गी या गे से खत्म हो रहे हैं, जो कि बताता है कि ये सभी वाक्य फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इन सभी वाक्यों में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द भी नज़र आ रहा है, जिससे पता चलता है कि ये सभी वाक्य परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। आप देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के बीच में किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, क्या आदि का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अब जो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं, आप देखेंगे कि ये सभी गा, गी या गे से खत्म हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इन सभी में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जो कि बताता है कि ये परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। कहने का मतलब है कि ये सभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आप ये भी देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में नहीं का भी प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि न केवल ये वाक्य इंटरोगेटिव हैं, ये न केवल ये वाक्य प्रश्नवाचक हैं, बल्कि ये नकारात्मक यानी नेगेटिव भी हैं। स्टूडेंट्स, जो सेंटेंसेस अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन्हें पढ़िए। आपको पता चलेगा कि ये सभी वाक्य गा, गी या गे से खत्म हुए हैं, जिससे पता चलता है कि ये सभी वाक्य फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में रहा, रही या रहे आया है, जो कि बताता है कि ये सभी वाक्य कंटिन्यूअस हैं। इन्हें पढ़ने पर आप पाएंगे कि इन सभी वाक्यों में जो भी काम हो रहा है, वो इन वाक्यों में ये भी बताया गया है कि वो काम कितने समय से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो वाक्य हैं, ये कंटिन्यूअस ना होकर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस कहलाएंगे। कहने का मतलब है ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब जो स्क्रीन पर सेंटेंसेस हैं, वे सभी गा, गी या गे से खत्म हुए हैं, मतलब वे फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इनमें रहा, रही, रहे तो आया है, साथ में जो काम है वो कितने समय से हो रहा है वो भी बताया गया है, जिससे पता चलता है कि ये जो वाक्य हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। आप देखेंगे कि इन सब में नहीं लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये सभी नकारात्मक वाक्य हैं, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब जो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इन्हें पढ़ने पर आप देखेंगे कि ये सभी गा, गी या गे से खत्म हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। इन सभी वाक्यों में रहा, रही या रहे आया है, साथ ही जो काम है वो इतने समय से हो रहा है, ऐसा भी भाव है, जो कि बताता है कि ये सेंटेंसेस जो हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। मतलब ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक हैं, क्योंकि ये सभी वाक्य क्या से शुरू हुए हैं और इनमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। स्टूडेंट्स, ये सभी सेंटेंसेस भी गा, गी या गे से खत्म हुए हैं, मतलब ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। इनमें भी रहा, रही, रहे आया है, साथ ही इनमें काम कितने समय से हो रहा है ये भी बताया गया है, जो कि बताता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। कहने का मतलब है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वे सेंटेंसेस हैं जो कि प्रश्नवाचक तो हैं ही, साथ में नकारात्मक भी हैं, क्योंकि इन सभी वाक्यों में एक प्रश्न पूछा गया है और इनमें नहीं का भी प्रयोग हुआ है,
इसलिए ये सभी वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। इंग्लिश में कहें तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर अब जो सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं ये सभी वाक्य भी गा, गी या गे से खत्म हुए हैं, मतलब ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। साथ ही इनमें रहा, रही, रहे हैं और काम जितने समय से हो रहा है वो भी बताया गया है, जिससे पता चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। मतलब ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, इन सभी वाक्यों में भी कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछने के लिए किसी न किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। स्टूडेंट्स, अब जो वाक्य आपके सामने हैं ये सभी गा, गी या गे से खत्म हुए हैं, मतलब ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस हैं। इनमें भी रहा, रही या रहे आया है। साथ ही कार्य कितने समय से हो रहा है ये भी बताया गया है, जिसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। यानी ये सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, जिनमें प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं का भी प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है कि ये सभी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं, मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप किसी भी वाक्य को देखकर उसका टेंस पहचानना सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि किस वाक्य में हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स, हर टेंस के वाक्य की अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। स्क्रीन पर अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है इज, एम या आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वो होती है हैज़ या हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है वो होती है हैज़ बीन या हैव बीन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं आदि शब्द आते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो या तो है डू या फिर डज। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपके सामने एक वचन कर्ता हो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप वहाँ पर डज लगाएंगे। अगर आपके सामने बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप वहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। आपको देखना होगा कि जो हिंदी में आपके सामने वाक्य है उसमें जो डूअर है यानी उसमें जो कर्ता है, जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा है या फिर जिसकी बात हो रही है, अगर वो एक वचन है तो आप वहाँ डज लगाएं और अगर वो बहुवचन है तो आप वहाँ डू लगाएं। स्टूडेंट्स, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तो ये सब एक वचन है तो यहाँ आप डज का प्रयोग करेंगे। और चिल्ड्रन, पीपल, यू, वी या दे हो तो फिर ये बहुवचन करता है, वहाँ आप डू का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई डू नॉट ईट मैंगोज। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में क्योंकि सब्जेक्ट आई था इसलिए यहाँ हमने डज का नहीं बल्कि डू का प्रयोग किया। स्टूडेंट्स, आई, वी, यू और दे ये सब प्लूरल सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में माने गए हैं। ठीक इसी तरह से शी डज नॉट ईट मैंगोज, तो यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट यानी कर्ता शी एक वचन था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ हमने डू का नहीं बल्कि डज का प्रयोग किया। दे डू नॉट लाइक बनानास, तो यहाँ सब्जेक्ट दे था इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ हमने डू का प्रयोग किया। पीपल डू नॉट हेल्प अदर्स, तो यहाँ पीपल यानी लोग जो कि बहुत सारे हैं तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के कारण हमने यहाँ डज का नहीं बल्कि डू का प्रयोग किया। द चाइल्ड डज नॉट गिव आंसर, यहाँ चाइल्ड यानी बच्चा ये एक वचन करता है इसलिए यहाँ डज का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है वो होती है इज़ या फिर आर या फिर एम। तो स्टूडेंट्स, जो एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट वाले वाक्य होते हैं उनमें हमें इज़ का प्रयोग करना होता है। जो बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ हमें आर का प्रयोग करना पड़ता है और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। ही इज़ गोइंग, आई एम गोइंग, दे आर गोइंग। स्टूडेंट्स, क्योंकि ही एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए ही के साथ इज़ का प्रयोग किया गया। आई बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है इसलिए आई के साथ एम का प्रयोग हुआ। ठीक इसी तरह से दे के साथ आर का प्रयोग हुआ क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता माना जाता है।
स्टूडेंट्स, वैसे तो ज़्यादातर जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपको देखकर पता चल जाते हैं कि वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर वो एक है तो वो एक वचन करता है, और अगर वो एक से ज़्यादा है तो वो बहुवचन करता है। लेकिन अगर आपके सामने कोई प्रोनाउन हो यानी कोई सर्वनाम हो तो आप एक शब्द याद रखें, आयु देवी। स्टूडेंट्स, आई, यू, दे और वी ये चारों बहुवचन कर्ता माने जाते हैं, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट माने गए हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उस टेंस की जो कि हा से तो खत्म होगा, साथ ही उसमें चुका, चुकी, चुके या लिया आएगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है हैज़ या हैव, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करना होता है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देखें ही, शी, इट, बॉय, चाइल्ड, नेहा ये सब एक वचन करता है, तो इनके साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा, जबकि यू, वी, दे, चिल्ड्रन, टीचर्स यानी ये सब बहुवचन करता है, इसलिए इनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। स्क्रीन पर नजर आ रहे इन सेंटेंसेस को पढ़िए। ही हैज़ गॉन फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही था जो कि सिंगुलर यानी एक वचन था, तो हमने यहाँ हैज़ का प्रयोग किया। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड, आई क्योंकि बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हमने यहाँ हैव का प्रयोग किया। दे हैव मेड दिस बिल्डिंग, तो यहाँ दे सब्जेक्ट था इसलिए हमने हैव का प्रयोग किया। और लास्ट सेंटेंस, योर फादर हैज़ ओपन्ड द डोर, इसमें योर फादर यानी तुम्हारे पिताजी ये एक वचन करता है, इसलिए यहाँ हैज़ का प्रयोग किया गया। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की। स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं इसलिए ये सभी हा से खत्म होंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस भी हैं तो इसलिए इनमें आपको रहा, रही या रहे मिलेगा। साथ ही इन वाक्यों में आपको ये भी बताया जाएगा कि काम इतने समय से हो रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन या हैव बीन। जो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता है उनके साथ हमें हैज़ बीन का यूज़ करना होगा, जबकि जो बहुवचन करता यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैव बीन का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, जैसे ही, शी, इट, गर्ल, टीचर ये सब एक वचन करता है, तो इनके साथ आप हैज़ बीन यूज़ करेंगे। और आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन ये सब बहुवचन करता है, तो इनके साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। शी हैज़ बीन कमिंग फॉर 5 days, वह 5 दिनों से आ रही है। दे हैव बीन हेल्पिंग सिंस 1990, वे सन 1990 से मदद कर रहे हैं। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस 2 o'clock, बच्चा 2 बजे से रो रहा है। स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट था आई जो कि बहुवचन करता है, तो इसलिए यहाँ हैव बीन का प्रयोग हुआ। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट था शी जो कि एक वचन करता है, इसलिए यहाँ हैज़ बीन का प्रयोग किया गया। तीसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट था दे जो कि एक बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ हैव बीन का प्रयोग किया गया। और इसी तरह से चौथे सेंटेंस में द चाइल्ड यानी कि बच्चा ये एक वचन करता है, इसलिए यहाँ इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को पढ़ने पर आप पाएंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में जो समय दिया गया है उस समय के पहले या तो सिंस वर्ड का यूज़ हुआ है या फिर फॉर वर्ड का। स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में काम कितने समय से जारी है ये बताया जाता है और एक समय आपको दिया जाता है, उस समय के पहले आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना होता है। अब बात आती है कि हम कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ फॉर लगेगा। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, जब आपको एक निश्चित समय दिया जाए तो वहाँ सिंस का प्रयोग होगा और जब समय अनिश्चित हो तो वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा और आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको वाक्य में सन 1990 से 2015 से या ऐसा कोई सन दिया जाए, या फिर सुबह से या फिर शाम से, या फिर पिछला शब्द अगर वाक्य में आ जाए कि पिछले 10 दिनों से या पिछले 10 सप्ताह से या पिछले 10 वर्षों से, या फिर आपको बजे में समय दिया जाए 2 बजे से 3 बजे से 4:30 बजे से, तो फिर ये निश्चित समय है और इनके पहले आप सिंस का प्रयोग करें। ठीक इसी तरह से अगर केवल घंटे से या इतने दिनों से या इतने वर्षों से
या फिर इतने महीनों से कोई काम अगर जारी है या जारी था या जारी होगा, इस तरह का वाक्य आपको मिले तो अब वहाँ समय के पहले फॉर का प्रयोग करें। स्टूडेंट्स, कुछ उदाहरणों से इसे हम और ज़्यादा समझते हैं। पहला वाक्य देखिए, वह 2015 से संगीत सीख रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक सन दे दिया गया है, एक वर्ष दे दिया गया है, इसलिए ये निश्चित समय है, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा। तुम सुबह से खाना पका रहे हो, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये भी निश्चित समय है, तो यहाँ भी सिंस का प्रयोग होगा। मेरी माँ 2 दिन से मंदिर नहीं जा रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ 2 दिन दिए गए हैं। अगर इसमें पिछला शब्द लगा होता तो यहाँ हम सिंस का प्रयोग करते, लेकिन फिलहाल ये अनिश्चित समय है, तो यहाँ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। नेहा पिछले 3 महीने से विद्यालय आ रही है। यहाँ ये पिछले 3 महीने ये निश्चित समय है। आप पिछला शब्द देखें तो समझें सिंस का प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सीखी। पास्ट और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हम अगली क्लास में सीखेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड लक। जय हिंद।